हेलो व्यूअर्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का विषय है स्टीम पावर प्लांट ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो के अंत में हम जान पाएंगे स्टीम पावर प्लांट के लिए साइट का चयन करते समय किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, इसमें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज होती है या उपयोग किया जाता है, इसमें बॉयलर, इकोनोमाइजर, प्राइम मूवर की कार्य प्रणाली के बारे में हम जानेंगे। स्टीम पावर प्लांट यह एक ऐसा पावर प्लांट है जहां कोयले की ताप शक्ति को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। स्टीम यानी कि भाप से विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम इन द बॉयलर, बॉयलर में स्टीम यानी कि भाप बनाना। और दूसरा है पावर जनरेशन इन द जनरेटर रूम, जनरेटर रूम में बिजली का उत्पादन। बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है और पानी को उच्च दबाव वाली भाप से बदल दिया जाता है, जिसे हम आगे सुपर हीट करते हैं। और उस सुपर हीटेड हुआ भाप को यानी कि स्टीम को टरबाइन ब्लेड को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन संभव होता है। जहां कोयला और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पादन करना हो, वह जगह को स्टीम पावर प्लांट के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है उसे सिंपल स्टेप में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, स्टीम पावर प्लांट में जनरली फ्यूल के तौर पर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयले में जो मॉइस्चर रहता है उसको निकालने के बाद उस केमिकल एनर्जी को हम कोयले को जब भेजते हैं बॉयलर के अंदर, तो कोयला जलता है जिससे थर्मल एनर्जी निकलता है। उस थर्मल एनर्जी को पानी को गर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जिससे भाप बनता है। उसका मतलब है स्टीम एनर्जी निकलता है। उसी स्टीम एनर्जी से टरबाइन घूमता है, तो टरबाइन घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के साथ हमारा जनरेटर लगा हुआ होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं। तो ये है स्टेप्स: केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी, थर्मल से स्टीम, स्टीम से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चॉइस ऑफ साइट। एक स्टीम पावर प्लांट स्थापन करने से पहले हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? पहला है सप्लाई ऑफ फ्यूल। स्टीम पावर स्टेशन को कोयला खदानों के पास ही बनाना चाहिए, जिससे कोयले का परिवहन खर्च न्यूनतम हो। हालांकि अगर ऐसा कोई पावर प्लांट ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जहां कोयला उपलब्ध नहीं है, तब ध्यान रखना चाहिए कि कोयले का परिवहन उस प्लांट तक आसानी से हो सके। दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी। कंडेंसर के लिए भारी मात्रा में पानी आवश्यक होता है, इसलिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नदी या कैनल के किनारे पावर प्लांट को बसाना चाहिए। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन में अक्सर मशीनरी और रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए पावर प्लांट को रेल, सड़क मार्गों से देश के अन्य भागों से जुड़ा होना चाहिए। पर्याप्त परिवहन सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। चौथा है लैंड टाइप एंड कॉस्ट। स्टीम पावर स्टेशन ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहां जमीन सस्ती हो और आवश्यकता होने पर प्लांट का विस्तार संभव हो। इसके अलावा जमीन की वहन क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि भारी उपकरण प्लांट में लगाया जा सके। पांचवा है नियरर टू लोड सेंटर। डीसी सप्लाई सिस्टम में ट्रांसमिशन खर्च को कम करने के लिए पावर प्लांट को लोड सेंटर के पास बनाना चाहिए, जबकि एसी सप्लाई सिस्टम में हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसलिए एसी सप्लाई सिस्टम में पावर प्लांट लोड सेंटर से दूर होने पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है। छठा है डिस्टेंस फ्रॉम
पॉपुलेटेड एरिया। स्टीम पावर स्टेशन में भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है, जिसके धुएं से परिवेश प्रदूषित होता है। इसलिए यह पावर प्लांट को आबादी वाले क्षेत्रों से दूरी पर बसाना चाहिए। स्कीमेटिक अरेंजमेंट। स्टीम पावर प्लांट की कार्य प्रणाली को इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सजाया गया है। पहला है कोल एंड आस हैंडलिंग, फिर स्टीम जनरेटिंग प्लांट, देन स्टीम टरबाइन, देन अल्टरनेटर, फीड वाटर और लास्ट में है कूलिंग। तो ये है इसका स्कीमेटिक अरेंजमेंट। कोल एंड आस हैंडलिंग, स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, हीट वाटर और कूलिंग। इसका अरेंजमेंट को देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कोल स्टोरेज और कोल हैंडलिंग प्लांट, उसके बाद बॉयलर, और बॉयलर में जो आस निकलेगा उसके लिए है आस हैंडलिंग प्लांट और आस स्टोरेज। बॉयलर के बाद सुपर हीटर है, यहाँ पर उसके ऊपर इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, और इसके बाद यहाँ पर टरबाइन है और टरबाइन के साथ अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है जहां से हमें बिजली मिलती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टीम पावर प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि उपादानों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चौथा है प्राइम मूवर और पांचवा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट यह पावर प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुपर हीटेड स्टीम को उत्पादन से संबंधित है। एक आधुनिक स्टीम पावर स्टेशन अत्यधिक जटिल होता है और इसमें कई सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि बॉयलर, बॉयलर फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर आदि। बॉयलर यह एक बंद बर्तन है जिसमें पानी होता है। बॉयलर के नीचे बॉयलर फर्नेस में कोयले को जलाया जाता है, जिससे निकलने वाली हीट एनर्जी को उपयोग करके पानी को गर्म किया जाता है और भाप निकलता है। बॉयलर 2 प्रकार का होता है। पहला है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर। कंपैरिजन। चलिए फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में जानते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में पानी के अंदर बहुत सारा ट्यूब्स होता है जिसमें से हॉट पार्टिकल्स गुजरता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स में ट्यूब्स के अंदर पानी और ट्यूब्स के बाहर ऊपर हिस्सों में गर्म गैस बहती रहती है। फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि इसे कम जगह में भी लगाया जा सकता है। इसका ट्यूब और ड्रम का साइज छोटा होता है। छोटे ड्रम के कारण इसमें ज्यादा प्रेशर होता है और विस्फोट के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए बड़ी क्षमता वाली स्टीम पावर स्टेशन में वाटर ट्यूब बॉयलर का ही उपयोग यूनिवर्सली हर जगह में ज्यादा किया जाता है। बॉयलर फर्नेस यह एक चैम्बर है जिसमें कोयले को जलाकर उससे हीट एनर्जी निकाला जाता है। यह बर्नर को सपोर्ट प्रदान करता है। बॉयलर फर्नेस के दीवारों को फायर क्ले, सिलिका, केओलिन जैसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनाया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी फर्नेस का आकार, वजन और भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। स्थान, लागत और अन्य विचारों के कारण बॉयलर फर्नेस का आकार सीमित होना चाहिए। सुपर हीटर यह एक उपकरण है जो सुपर भाप को गर्म करता है और प्लांट की समग्र क्षमता को बढ़ाता है। इसमें क्रोमियम मोलिब्डेनम जैसे स्पेशल एलॉय स्टील के ट्यूब का एक समूह है। बॉयलर में उत्पादित भाप को सुपर हीटर में भेजा जाता है, जहां यह
फ्लू गैसेस की गर्मी से सुपरहीट होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है रेडिएंट सुपरहीटर और दूसरा है कन्वेक्शन सुपरहीटर। इकोनोमाइजर, यह फ्लू गैस से हीट को निकालता है, जिससे फीड वाटर को गर्म करने में आसानी होती है और इससे बॉयलर का एफिशिएंसी भी बढ़ता है, ईंधन की बचत होती है और फीड वाटर के उच्च तापमान के कारण बॉयलर में तनाव कम हो जाता है। इकोनोमाइजर में बड़ी संख्या में बारीकी से समानांतर स्टील ट्यूब होते हैं जो ड्रम के हेडर से जुड़े होते हैं। इन ट्यूब्स के माध्यम से फीड वाटर बहता है और फ्लू गैसेस बाहर निकलता है। एयर प्री हीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर आमतौर पर फ्लू गैसेस से पूरी तरह गर्मी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए एयर प्री हीटर्स लगाया जाता है जो फ्लू गैसेस से गर्मी निकालकर बॉयलर फर्नेस में जाते हुए एयर को गर्म करके फर्नेस में भेजता है, जिससे फर्नेस का तापमान बढ़ता है और प्लांट की तापमात्रा को भी बढ़ाता है। यह दो प्रकार का है। पहला है रिक्यूपरेटिव टाइप और दूसरा है रीजेनरेटिव टाइप। कंडेंसर, यह एक उपकरण है जो भाप और टरबाइन से निकलने वाली भाप को घनीभूत करता है। यह दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहली बात, यह टरबाइन के निकास पर बहुत कम दबाव बनाता है। इस प्रकार प्राइम मूवर में भाप के विस्तार को बहुत कम दबाव देता है। यह भाप की गर्मी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। दूसरी बात, घनीभूत भाप को बॉयलर में फिर से फीड वाटर के रूप में भेजा जा सकता है। कंडेंसर दो प्रकार के होते हैं। पहला है जेट कंडेंसर और दूसरा है सरफेस कंडेंसर। यह है जेट कंडेंसर कैसे काम करता है देखिए, और यहाँ पर दिखाया गया है एक सरफेस कंडेंसर को। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर को लंबे जीवन और बेहतर दक्षता के लिए स्वच्छ और शीतल जल की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी को पहले टैंकों में जमा किया जाता है, फिर सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन पद्धति से इम्प्यूरिटीज को पानी से हटा दिया जाता है। पानी में मिश्रित गैस आदि को एरेशन और डीगैसिफिकेशन के द्वारा पानी से हटा दिया जाता है। इस प्रकार पानी को पहले रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध और नरम किया जाता है और फिर बॉयलर में पहुंचाया जाता है। प्राइम मूवर, यह भाप को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टीम प्राइम मूवर दो प्रकार के होते हैं, स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन की तुलना में स्टीम टरबाइन ज्यादा फायदेमंद है। एक प्राइम मूवर की तौर पर अपनी उच्च दक्षता, सरल निर्माण, उच्च गति, कम मंजिल क्षेत्र की आवश्यकता और कम रखरखाव की लागत के रूप में ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए सभी आधुनिक स्टीम पावर स्टेशंस में प्राइम मूवर के रूप में स्टीम टरबाइन को लगाया जाता है। इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में उसका कंपैरिजन देखते हैं। इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन में भाप पूरी तरह से स्टेशनरी नोजल्स या फिक्स्ड ब्लेड्स में फैल जाता है और चलती ब्लेड पर भाप का दबाव स्थिर रहता है। इसलिए भाप एक उच्च वेग और चलती ब्लेड पर बल प्राप्त करता है जो रोटर को घुमाता है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में भाप को आंशिक रूप से स्टेशनरी नोजल में विस्तारित किया जाता है। शेष विस्तार चलती ब्लेड पर इसके प्रवाह के दौरान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि भाप की गति चलती ब्लेड पर एक रिएक्शन फोर्स पैदा करता है जो रोटर को गतिशील कराता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मूविंग ब्लेड्स इंपल्स टरबाइन का, जबकि रिएक्शन टरबाइन में
यहाँ पर मूविंग नोजल्स यानी कि रोटेटिंग नोजल्स है, यहाँ पर मूविंग बॉकेट्स है, जबकि यहाँ पे मूविंग नोजल्स है। इक्विपमेंट पहला है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर को टरबाइन के शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे जब टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटर से हमें मिलता है। दूसरा है एक्साइटर। एक्साइटर डीसी जनरेटर्स है, जो फील्ड को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है, और अल्टरनेटर के कैपेसिटी के 0.5% से 3% के कैपेसिटी के हिसाब से एक्साइटर को यूज किया जाता है। उसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, केवीएआर मीटर, सिंक्रोनस्कोप, रिले, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक स्टीम पावर स्टेशन में लगाए जाते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है तो उसका सारा पैरामीटर्स हम चेक कर सकें। अब असाइनमेंट की बारी। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस, सप्लाई एयर टू द फर्नेस। Dash is a chamber in which coal is burned to liberate the heat energy. All modern steam power stations employ dash as prime movers. By dash process, dissolved gas from water can be removed. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।